है ना, चलेगा। यस सर। ओके चलो, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए 1 2 3 4, कोई डाउट? बोलो। नो सर। सर एक 5 मिनट। 6 कर लो ठीक है। A1 A2 A3 A4, कोई डाउट? नो सर। A5 A6 नो सर। A7 A8 A9 A10 सर A9। सर A7। A7 एंड A9, ये दो क्वेश्चन डाउट पूछे गए हैं। A8 भी। A8 भी डाउट। A8 तो आपका जो अभी टेस्ट था उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आपने अगर सोल्यूशन का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया है ये A8 इस टाइप का क्वेश्चन, तो आई थिंक आपसे ये हो जाना चाहिए। फिर नहीं देखा वीडियो अभी तक सोल्यूशन वाला? बोलो। कौन सा सर? मेंस में तो नहीं था। अच्छा ओके, मेन में भी था, बिल्कुल था, मुझे याद है। दोनों वीडियो में है, मेन वाले में भी है, एडवांस वाले में भी क्वेश्चन, दोनों में है। ओके देखो, पहले A7 देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। then the equation whose roots are alpha square plus 2 and beta square plus 2। दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड ये हो सकता है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस 2 को x ले लो एंड अल्फा इक्वल्स टू फिर x माइनस 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आप इस अल्फा को इसमें रख दो। ये किया जा सकता है 2 इंटू रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक मेथड ये हो सकता है, इसको आप सिंप्लीफाई करो, एक क्वाड्रेटिक बनाओ, स्क्वायर रूट हटाना है बस आपको, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? x माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सिर्फ स्क्वायर रूट वाला एक तरफ रखो, इक्वल्स टू 2x माइनस 4 माइनस 6 आ जाता है। सो दिस इज 2x माइनस 10 3 रूट एक्स माइनस 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, so 9 into x minus 2 equals to 4x square minus 40x plus 100, so 4x square minus 40x minus 9x plus 100 plus 18 equals to 0, and finally 4x square minus 49x plus 118 equals to 0। ठीक है, देख लो कौन
क्यों, समझ में आया? बोलो। समझ में आया? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। और सब लोग ट्राई करो पार्टिसिपेट करने का डिस्कशन में। एक दो जन की आवाज आती है सिर्फ, तो बाकी लोग भी बोला करो भाई। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। A8 में भी आपको लिख लिया, सबने कॉपी कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। जल्दी करो। सर लेकिन ये हाँ हाँ बोलो। सर let ABC be real numbers with A is not equal to 0। ये कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे हो? वो वाला था, वो वाला मेरे में A7। आप कौन से शीट से सॉल्व कर रहे हो? सर जो मिला था। कौन सा मिला है, मतलब मैं समझा नहीं। अरे सर क्वाड्रेटिक का जो शीट मैंने भेजा था ग्रुप में। सर आपने भेजा था, बट मैंने उससे नहीं किया है। ये आपकी गलती है ना, ये भेजा तो था मैंने। अरे यार, फिर ऐसे कैसे चलेगा? सर रेजो सर पे जो था वो शीट पे मैंने सॉल्व किया। बाकी लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन किया उसी शीट से किया है आप लोगों ने, बाकी लोगों ने? यस सर। यस सर। यस आपको सर। हाँ, आपको भी इसी से करना। रेजो सर पे भी यही होगा यार, आपने पता नहीं ये वाला कैसे नहीं है। आपके आप में कौन सा क्वेश्चन है बताओ, क्या नाम है? आकांक्षा, कौन सा क्वेश्चन किया है आपका? A7 आपका कौन सा है? Let ABC be real numbers with A is not equal to 0 and let alpha beta be the roots of equation ax square ओके, plus मैं समझ bx गया plus समझ c गया square। समझ गया। पता नहीं ऐसे कैसे वो रेजो सर पे वो वाला गिवन है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता नहीं कहीं और से शीट मिला या पता नहीं क्या। सर हाँ बोलो। सर रेजो सर पे अलग है। हाँ हम्म, कोई नहीं यार, ठीक है, आप वो वाला भी कर लेना। बट जो मैंने भेजा है ना, आपको हार्ड कॉपी भी यही वाला मिला होगा, है कि नहीं? किसी को अगर हार्ड कॉपी मिला है तो वो यही वाला शीट होगा, है कि नहीं? नहीं सर, हार्ड कॉपी में वही मिला जो रेजो सर ऐप में है। क्या बात कर रहे हो यार, उल्टा हो गया सर, ये, मुझे ऐसे कैसे? हार्ड कॉपी में आपने जो भेजा वही मिला है। ऐसे कैसे हो गया यार, अलग अलग शीट कैसे मिल गया आप लोगों को? कुछ क्वेश्चंस मिक्स होंगे। कोई नहीं, कोई एक ही फॉलो करते हैं हम लोग। अब जो मैंने भेजा है वही वाले से कर लो, ठीक है? कितने लोग हो जो मेरे वाले से भेजे हुए से नहीं किया है आपने? बताओ कौन कौन है, बता दो, उस हिसाब से मैं करता हूँ डिस्कशन। ऐसा शर्माने वाली बात नहीं है, आप आराम से बता दो। एक तो आकांक्षा हो गई जिन्होंने दूसरे शीट से किया, और कोई है? अरे बोलो, और कोई है तो? आकांक्षा होके मैंने आपका देख लिया। केतन मुरे ने भी उसी शीट से किया है, दूसरे वाले से। और कोई है तो बताओ यार। और कोई नहीं है? बाकी सबने मेरे वाले शीट से किया है। बोल भी सकते हो आप माइक ऑन करके। ठीक है, और कोई? 3 जन हो गए। इतना मेहनत से बोलने के बाद एक तेजस माने बोल रहा है कि आपने भी
दूसरे शीट से किया है। क्या यार, किसी किसी कारण से डिस्कशन पेंडिंग रह जा रहा है अपना। और कोई? ठीक है, फिर नेक्स्ट डे सब लोग जो मैंने भेजा है उससे करके आओ यार प्लीज। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट मींस पूरा होना चाहिए आपका एक्सरसाइज 1 ओके प्लस सर। एक्सरसाइज 3 भी। आप जिन्होंने नहीं किया, मुझे पता है आज आधे लोगों ने और भी शीट किया ही नहीं है। अगर शीट नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, गारंटी है। कुछ फायदा नहीं है फिर पढ़ाई करने का। ठीक है, ये लिख के ले लो आप। तो एक्सरसाइज 1 आपको कंप्लीट करके आना है और साथ में एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 भी आपको करके आना है। ठीक है, सुनाई दिया सबको? यस सर। सर बट जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 कर सर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया तो जो मतलब आपने दूसरे शीट से किया है उसकी बात कर रही हो? हाँ सर। अच्छी बात है ना, आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिया, आपका ही फायदा है। ये वाले से भी कर लेना। कोई दिक्कत है आपको करने में? सर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है। हाँ सर, वही बस तो, ऑलमोस्ट सेम टफ ही है, वर्ड दो है तीन ही थोड़े डिफरेंस और। होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। हाँ, तो बस बिल्कुल थोड़ा सा बस क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होगा, उसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों शीट में बिल्कुल सेम है। तो आप इससे मैच कर लेना फिर, ठीक है? ओके सर। बोलो जो मैंने भेजा है। बाकी लोग भी ये वाले कोई देख लेना, जो कर लिया वो मत करना, जो नहीं किया वो कर लेना। तो नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1 प्लस एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 आपको करके आना है। ओके, बोलो सुनाई दिया सबको? यस सर। तो FOM2 पढ़ रहे थे हम लोग, मैंने उसमें आपको इरेशनल इनइक्वालिटीज बताया था, है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। जब आप FOM1 पढ़ रहे होंगे, लॉग पढ़ रहे होंगे आप, लॉग के बाद आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा होता है ना? कैरेक्टरिस्टिक होता है एक मैंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो आपको पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, कि मैंटिसा क्या होता है ये भी आपको पता है। उसकी बात मैं यहाँ पे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे देखा होगा आपने कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, जो मैंटिसा होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो एक्चुअली वो एक फंक्शन भी होता है, एक इंटीग्रल पार्ट, कोई भी वैल्यू का मीन्स ऐसा कुछ लिखा जाता है, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। तो fx इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एक फंक्शन होता है, और fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी एक फंक्शन होता है। इनका मीनिंग क्या होता है? तो इंटीग्रल पार्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी नंबर, जैसे x का वैल्यू मैंने 5.7 रखा है ना, तो 5.7 का अगर इंटीग्रल पार्ट आपसे पूछा जाए तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें वही उसमें आएंगे। मतलब 5.7 इंटीग्रल पार्ट 5 है ना। अगर वही आपसे बोला जाए 5.999 भी, तो इसका भी इंटीग्रल पार्ट क्या है? 5 ही है। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? बोलो। हाँ सर। बाकी लोगों को एक को ही समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा? सर। हाँ सर। वैसे ही तो ये पार्ट, अब इसका ग्राफ आपको अगर देखना है, बस थोड़ा सा देख लो इसके ग्राफ के बारे में, या फिर इसको अगर आपको डिफाइन करना होता तो आप कैसे इसको डिफाइन करते? जैसे कि आप मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते थे, तो इसको अगर 0 और 1 के बीच रहेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 0 आएगा, आएगा ना, व्हेन x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ गलत लिख रहा हूं मैं? बोलो। नो सर। नो सर। 1 होगा व्हेन x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये 2 होगा व्हेन x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ऐसा ही चलता रहेगा। तो अब डिफाइन कर दिया है तो ग्राफ ड्रॉ करना भी उतना ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ग्राफ अगर ड्रॉ करना है आपको तो देखो 0 और 1 के बीच क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 से 1 के बीच आप 0 रख दो। हाँ, ये 1 ले लिया आपने, अगर 0 से 1 के बीच में ऐसा रहेगा। 1 पे आपको इक्वल नहीं है तो 1 पे ऐसा करना है, 0 पे इंक्लूड करना है। फिर 1 से 2 के बीच 1 है, यहाँ कहीं 1 है अगर, तो 1 और 2 के बीच आपको 1 आया है तो 1 पे इंक्लूड करना है, एंड इस पे एक्सक्लूडेड रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। फिर 2 से 3 के बीच जाना है तो वहां पे ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, बोलो। तो अगर Yes. कभी आपको इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करने बोला जाए तो आप कुछ इस प्रकार वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ कहीं -1 होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ कहीं -2 होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव, आप देखो -1 से 0 के बीच का कोई नंबर रहेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1 रहेगा, है ना। इस चीज को समझो, ग्राफ से भी दिख रहा है, वैसे भी आपको समझ में आता होगा कि अगर कभी पूछा जाए आपको -0.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या है तो आप 0 मत बोल देना, -1, क्योंकि उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेते हैं हम लोग इंटीग्रल पार्ट में। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, बोलो सब लोग। Yes, sir. यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट का मींस डेफिनेशन, उसका ग्राफ और ये सब। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हम लोग, बस वही पार्ट होता है, उसके अलावा जो बचा वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। मींस बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन जो होता है, या कोई भी फंक्शन x ले लेते हैं पहले, तो x जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। सिंपल बात है, इंटीग्रल पार्ट में आप उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर दोगे तो वो नंबर ही आएगा। मींस फ्रैक्शनल पार्ट को क्या बोल सकते हैं, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। मींस अगर आपसे 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 0.2 आएगा, है ना। 1 पॉइंट तो ले लिया। 21.56 इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए, क्या बोलोगे, बोलो। 0.56। 0.56, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है तो f(x) इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन करोगे, अगर 0 से 1 के बीच रहेगा तो कोई भी फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच वो x ही रहेगा, है कि नहीं, बोलो। जो है वैल्यू वही हो जाएगा, 0 पे इक्वल्स टू लगाएंगे। आ रही है बात समझ में, बोलो। और Yes. अगर x 2 and 1 के बीच आ जाए तो क्या होगा, x -1 होगा, है कि नहीं। उसका इंटीग्रल पार्ट ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इंटीग्रल पार्ट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक। और अगर x का वैल्यू 3 and 2 के बीच रहा तो वो x -2 हो जाएगा, ऐसा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये सब देख के आपको इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मतलब 0.9999 तक ही जाएगा, 1 के इक्वल भी कभी नहीं हो पाएगा। और मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम 0 के इक्वल ही रहेगा, कभी वो नेगेटिव भी नहीं होगा, कभी वो 1 के इक्वल भी नहीं होगा। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। Yes, sir. यहाँ के बाद एक और चीज देख लेते हैं हम लोग कि अगर आपसे, अच्छा नेगेटिव नहीं लिया था, -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, बोलो। बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या, Yes, sir. क्या होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, बताइए। 0.3।
बाकी लोग बोल ही नहीं रहे, 0.3 होगा ना। सब सारे मेथड से देख सकते हो आप। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो अगर आपका मन कर रहा होगा -0.7 बोलने का तो बिल्कुल मत बोलना। या ऐसे सोच सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट इज वो नंबर माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट, तो -1.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -2। तो -1.7 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.3। आई बात समझ में? अरे बोलो। हाँ सर। अब इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, जो फंक्शन डिफाइन हो जाता है उसका ग्राफ ड्रॉ तो करना लैग हो बहुत रहा आसान होता है। ये फंक्शन डिफाइंड है, बाकी लोगों को भी लैग हो रहा है। यस सर। अभी ठीक है? है। अभी ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो अब देखो, अगर फंक्शन डिफाइन हो गया है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान है। अब देखो 0 से 1 के बीच x रहेगा तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 0 से 1 के बीच y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, बोलो। यस सर। ये 1 हो गया, ये 0। और 1 से 2 के बीच x माइनस 1, तो x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइंड होगा। फिर 1 से 2 के बीच कैसा ग्राफ होगा? ऐसा ग्राफ होगा। होगा ना? बोलो, आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ये ग्राफ ऐसा ही घूमता रहेगा। और पीछे भी देखोगे आप तो पीछे भी आपको ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलेगा। समझ में आया यहां तक? बोलो। यस सर। चलो नोट डाउन कर लो, यहां से कॉपी करो। सर इसका टॉपिक क्या लिखना है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम लिख लिया? यस सर। सर बोलो। सर आपने FOM1 में लॉग के इनइक्वालिटी तक ही पढ़ा है ना? मुझे याद नहीं है भाई, मैंने कहाँ तक पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मुझे कैसे याद होगा? सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा नहीं पढ़ा है? कोई नहीं, अभी देख लो अगर नहीं पढ़ाया था तो। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, वो इंटीग्रल पार्ट जो बोला ना मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी लॉग का। और मैंटिसा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, देख लेंगे वो भी। तो वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है एक्चुअली, बात ये है।
लिख लिया? एक मिनट सर। हो गया? सर एक मिनट। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं कि मॉड का ग्राफ जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, उसी में थोड़ा सा और देख लो कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ ये है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है। हम्म, कुछ ऐसा है, फिर इधर कुछ ऐसा है, और फिर कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ। दिस पॉइंट इज 1, दिस इज 2, this point is 3, 4, और पीछे this is -1, -2, -3। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। कुछ भी रैंडम सा मैंने ले लिया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा ये हो, मतलब रैंडम सा मैंने एक ग्राफ ले लिया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण है मैं वो बता रहा हूँ आपको। होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर y इक्वल्स टू, अगर आपसे पूछा जाए मॉड एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा,
तो y इक्वल्स टू मॉड fx में जैसा कि आपने पढ़ा है के बाहर मॉडुलस में ग्राफ में क्या हो जाएगा कि जो भी x एक्सिस के नीचे है वो x एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात याद है आपको? बोलो। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। और जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे क्यों आएगा? ठीक है। और जो नीचे है सिर्फ वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ये वापस से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। आई बात समझ में? बोलो। और इधर कैसा हो जाएगा? इधर जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा और यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बस ये पॉइंट 0, this point is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is x-axis, this is -1, -2 and -3। तो क्या y इक्वल टू मॉड fx का ऐसा ग्राफ हो जाएगा? बोलो तुम लोग। अगर y इक्वल टू fx का ये ग्राफ है तो समझ में आई ये बात? हाँ सर। अब इसके बाद थोड़ा सा जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया y इक्वल टू मॉड fx का ग्राफ। लेकिन वही अगर मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसा होगा? दोनों में डिफरेंस है। एक मॉड है, मान लो एक फंक्शन fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मॉड fx कैसा दिखेगा? तो मॉड fx कुछ ऐसा दिखेगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। लेकिन वही मैं आपसे कहूं कि f ऑफ मॉड x कैसा दिखेगा, तो अब आपको x के जगह पे मॉड x लगा देना है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो डिफरेंस को आप समझिए। ठीक है, बोलो समझ में आई ये बात? यस सर। Yes, sir. तो अब f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसा दिखेगा? fx का ग्राफ जो ऊपर था मैंने वैसा ही रखा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि फंक्शन का वैल्यू जो पॉजिटिव पे था, ध्यान से सुनना, x का वैल्यू जब मैं पॉजिटिव रख रहा था, अभी भी जो पॉजिटिव रखूंगा तो दोनों में कोई डिफरेंस आएगा क्या? बोलो, कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, बोलो। पहले x का वैल्यू 5 रख रहा था, y इक्वल्स टू fx में x का वैल्यू 5 पे जो ग्राफ आएगा, और y इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x में x इक्वल्स टू 5 पे जो ग्राफ आएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि 5 का मॉडुलस तो 5 ही होगा। तो फंक्शन fx में आप 5 रखो या f ऑफ मॉड x में 5 रखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं ना, सब सही था? बोलो। यस सर। तो मीन्स पॉजिटिव, जब भी आप x पॉजिटिव रखोगे x का वैल्यू, तो पॉजिटिव fx जैसा ही सेम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पे कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। पॉजिटिव जो पहले था अभी भी वही रहेगा। तो पॉजिटिव में मैं बोल सकता हूं कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा। पॉजिटिव में ग्राफ ऐसा ही रहेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? अब जैसे आपको ये भी देखना है तो ये 1 लिख लो, ये 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 x एक्सिस। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा? अब x का वैल्यू पहले जो -5 पे आ रहा था, तो अभी x का वैल्यू -5 आप रखोगे, तो -5 पे वैल्यू क्या +5 जैसा आएगा? बोलो, आएगा ना?
हाँ सर। सोच के देखो, पहले -5 पे जो वैल्यू आ रहा था, अब वो -5 पे वो वैल्यू नहीं आएगा। अब -5 पे +5 जैसा ही वैल्यू आएगा। तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में, जो नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, वो बिल्कुल सेम पॉजिटिव